हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक विलेन वाले चैप्टर में विलेयता। विलेयता को पढ़ने से पहले जो सांद्रता वाला टॉपिक था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सांद्रता के ऊपर, जिसको हम मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज बोलते हैं। उसका हमारे क्या बुक में तो दे नहीं रखा हो अलग से टॉपिक के रूप में, लेकिन वो हमारे कई टॉपिक्स हैं उनमें काम आता है, तो इसलिए हम उसको अलग से पहले पढ़ लेते हैं। विलेयता पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा रहा हुआ है वो है मोल भिन्न, या इसी को बोलते हैं मोल अंश, या इसी का नाम है मोल प्रभाज। सारे नाम इसी के हैं, प्रभाज है ना, मोल फ्रैक्शन। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। ये भी सांद्रता के ऊपर ही है। तो क्या होता है मोल अंश या मोल भिन्न? तो विलयन जो होता है उसमें एक से अधिक घटक होते हैं। हम जानते हैं विलयन बनाने के लिए एक से अधिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जो समांगी मिश्रण बनाते हैं उसको हम विलयन कहते हैं। तो विलयन बनाने के लिए जो दो या दो से अधिक घटक हमने लिए हैं, उन घटकों में किसी एक घटक के लिए मोल के रूप में जो उसका अंश है उसको हम मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो क्या परिभाषा होती है मोल अंश की? कि किसी विलयन को बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले दो या दो से अधिक घटकों में से किसी घटक का मोल अंश क्या होता है, उस घटक के मोल, जिस घटक का मोल अंश हमें निकालना है, उस घटक के मोल बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोल। ये जो अनुपात आया इसको हम क्या बोलते हैं? मोल अंश। तो देखो, जैसे माना कोई विलयन ए व बी दो घटकों से मिलकर बना हो। ए और बी दो घटक है, इसमें कोई भी विलय हो सकता है, कोई भी विलायक हो सकता है। दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, हमें इससे मतलब नहीं कि कौन विलय कौन विलायक है। ठीक है, जैसे नमक का जलीय विलयन है तो नमक और जल से मिलकर बना हुआ है। तो हमें ए वाले घटक का मोल अंश निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या है, मोल दिए जाएंगे। तो ए घटक के मोल हमने मान लिया दे रखे हैं, ए घटक के मोल हैं कितने, Na, ठीक है। और ए घटक का जो मोल अंश है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XA से। मोल अंश या मोल भिन्न जो है, अंश का मतलब होता है हिस्सा, मतलब मोल के रूप में टोटल विलयन के अंदर जो घटक उपस्थित है उसमें से किसी एक घटक का हिस्सा कितना है। जैसे प्रतिशत में क्या निकालते हैं हम, 100 में हिस्सा। तो उसी तरह मोल अंश के अंदर भी हम हिस्सा निकालते हैं, लेकिन 100 में नहीं, एक के अंदर, एक मोल में किसी घटक का कितना हिस्सा है, तो उसको हम मोल अंश बोलते हैं। तो XA बराबर, यानी ए घटक का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, ए घटक के मोल, या हम कह सकते हैं ए अवयव के मोल, यानी कि Na बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल, यानी कि ए व बी घटक के मोलों का योग, यानी Na प्लस Nb। ठीक है, मतलब हो सकता है तीन घटक होते, सी वाला घटक एक और होता, तो हम यहाँ पर ए वाले घटक के मोल प्लस बी वाले घटक के मोल प्लस सी वाले घटक के मोल, तीनों का योग लेते। ठीक है, और जिस घटक का मोल अंश निकालना है उसके मोल लेते। तो जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो उस अवयव का क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। तो XA क्या हो गया वास्तव में, Na अपॉन में Na प्लस Nb डॉट डॉट डॉट, अगर आगे भी हैं एक से अधिक घटक तो उस तरह से। उसी प्रकार बी वाले घटक का मोल अंश XB क्या हो जाएगा, बी वाले घटक के मोल यानी Nb बटे कुल मोल, Na प्लस Nb। इस तरह से हम किसी भी घटक का मोल अंश निकाल सकते हैं। अब जैसे प्रतिशत में हम देखते हैं कि 3-4 घटक मिलकर के कोई विलयन बना रहे हैं, तो किसी एक घटक का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका बटे कुल गुणा 100। तो जो प्रतिशतों का योग है वो हमेशा क्या आता है, 100 आता है। उसी तरह मोल अंशों का जो योग होगा, जितने भी घटक उस मिश्रण में उपस्थित हैं, उन सभी घटकों के मोल अंशों का योग भी हमेशा क्या आएगा, एक इकाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर अंश एक का मतलब, अंश का मतलब होता है एक के अंदर निकाल रहे हैं हम हिस्सा, 100 के अंदर नहीं। तो XA प्लस XB का जो योग है, XA प्लस XB, अगर C वाला घटक है तो XA प्लस XB प्लस XC, तीन घटक हो जाएंगे। तो इन सब का जो योग होगा वो कितना आएगा, हमेशा इकाई आएगा।
यानी किसी मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों मोल भिन्नों का योग हमेशा क्या होता है, इकाई होता है, एक होता है। ठीक है, किसी दो घटक से मिलकर बना हुआ कोई विलयन, किसी एक घटक के मोल अंश दे दिए 0.6, तो दूसरे घटक के मोल अंश कितने हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है एक में से 0.6 घटा दो, कितना बच गया 0.4, क्योंकि दोनों का योग क्या आना चाहिए एक, तो दूसरे घटक के मोल अंश क्या हो गए 0.4, यानी एक में से एक का कितना हिस्सा है, दूसरे का कितना हिस्सा है, उसको हम अंश के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और वो मोल के रूप में अंश निकल रहा है, इसलिए इसको मोल अंश या मोल भिन्न बोलते हैं। तो ये मोल अंश यानी जो एक्स वाला जो टॉपिक है वो हमारे लिए सांद्रता निकालने में बहुत ज़्यादा यूज आता है, जो विलयन वाला चैप्टर है उसके अंदर। अब हम हमारा जो मुख्य टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है विलेयता, उस पर आ जाते हैं वापस से। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा विलेयता, सॉल्युबिलिटी। हम पहले भी पिछली क्लास में भी इसी टॉपिक की पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी विलयन जो होता है उसके अंदर विलायक की एक निश्चित क्षमता होती है कि अपने अंदर वो एक अधिकतम मात्रा तक विलेय को घोल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं घोल सकता। जितनी अधिकतम मात्रा विलेय की विलायक में घोली जा सकती है, तो जितनी ज़्यादा हम घोलेंगे उस हिसाब से क्या बनेगा, संतृप्त विलयन बनेगा। संतृप्त विलयन मतलब वह विलयन जिसमें विलेय अधिकतम मात्रा में घुला हो किसी विलायक के अंदर, मतलब और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके किसी विलायक में, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन बन गया। तो सभी पदार्थ जो होते हैं, कोई सा भी विलेय ले लो, सभी विलेयों की जो विलेयता होती है, मतलब किसी विलायक के अंदर घुलने की जो प्रवृत्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो अपनी अपनी होती है, अलग अलग होती है। जैसे नमक को आपने पानी में घोला, नमक की तो आपने 10 ग्राम एक फिक्स मात्रा ले लिया आपने पानी की, जैसे 100 ग्राम ले लिया, 100 ml ले लिया, 100 ग्राम ले लो तो एक ही बात है। 100 ग्राम पानी के अंदर आप नमक घोल रहे हैं तो 10 ग्राम घोला जा रहा है नमक। नमक की जगह आपने मान लो चीनी घोली है तो चीनी की मात्रा हो सकती है अलग हो, चीनी 8 ही ग्राम घुलती हो, तो इस तरह से चीनी 8 ग्राम घुल रही है, नमक 10 ग्राम घुल रहा है, तो ये नमक और चीनी की किस चीज़ का अंतर है, ये विलेयता का, मतलब नमक की विलेयता जल में क्या है, ज़्यादा है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं विलेयता को। तो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा जैसे हमने यहाँ पर हमारी परिभाषा में ली गई है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम विलायक में, वापस से परिभाषा लें, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा, है ना। 100 ग्राम तो क्या लेना है हमें, विलायक लेना है, मतलब निश्चित मात्रा में आप विलायक ले लो किसी पदार्थ का, और उसके अंदर आपको घोलना है विलेय। तो कितना अधिकतम विलेय घोला जा सकता है ना। तो विलेय की घोली जा सकने वाली जो अधिकतम मात्रा है वो उस विलेय की क्या कहलाती है, विलेयता। जैसे 100 ग्राम पानी में कितना, जैसे नमक घोल रहे हैं आप, तो कितना नमक ग्राम में घोला जा सकता है, तो जितना ज़्यादा घोला जाएगा, जैसे 10 ग्राम घोला जा रहा है तो नमक की विलेयता पानी में कितनी होगी साहब, 10 ग्राम पर 100 ग्राम हो गई। और नमक की जगह कोई KCl घोल रहे हैं तो KCl की कितनी है तो वो अलग आएगी, और कोई NH4Cl घोल रहे हैं तो उसकी अलग आएगी। तो इस तरह से कितना अधिकतम विलेय किसी विलायक में घुल सकता है, तो विलेय द्वारा विलायक में घुल सकने वाली ग्राम में अधिकतम मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। तो ये विलेयता थी। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और उसके लिए हम 2 अलग अलग टॉपिक के अंदर विलेयता का अध्ययन करते हैं। पहले तो हम ठोस को द्रव में घोलेंगे और फिर हम गैस को द्रव में घोलेंगे, है ना। तो पहले हम पढ़ रहे हैं, पहला तो क्या है, ऐसे ही ठोसों की द्रव में विलेयता, मतलब जो विलेय है वो ठोस है ना, और जो विलायक है वो कैसा है, द्रव है। तो ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोलेंगे, तो ठोसों की जो द्रव में विलेयता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है वो देखेंगे। तो ठोसों की द्रव में विलेयता और इसे प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। जैसे नमक ठोस है, उसको जल में घोल रहे हैं, तो कितना नमक जल में घुल सकता है, या नमक कब कितना ज़्यादा घुलेगा, इसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो ठोसों की जल में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है विलेय व विलायक की प्रकृति। थ्योरी वाला टॉपिक है ये, विलेय और विलायक की प्रकृति। हमने 11वीं क्लास में विलेयता वाला टॉपिक पढ़ा था, है ना। उसमें हमने पढ़ा है कि समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या मतलब हुआ इसका, तो देखते हैं। जो आयनिक यौगिक हैं,
आयनिक यौगिकों को हम ध्रुवीय यौगिक भी कह सकते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये हमने 11वीं में पढ़ा है। ध्रुवीय विलायक के अंदर आयनिक यौगिक विलय होते हैं। आयनिक यौगिक जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लिया हमने NaCl, है ना, KCl, NH4Cl, ऐसे जितने भी आयनिक यौगिक है वो सब आयनिक यानी धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, यानी ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय मतलब जिसमें धनावेशित और ऋणावेशित दो हिस्से हों। तो आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक मतलब वही ऐसा विलायक जिसमें भी दो विपरीत आवेशित सिरे हों, जैसे कि जल में H+ और OH- वाला दो विपरीत आवेशित सिरा होता है। तो ध्रुवीय विलायक जैसे कि जल, इसमें ये सब क्या होते हैं, विलय होते हैं। तो प्रकृति विलायक की जैसी होगी वैसा ही विलय उसमें घुल पाता है। तो जैसे आप नमक को जल में घोल रहे हो तो नमक खूब घुलेगा, लेकिन अगर आप नमक को किसी अध्रुवीय विलायक में घोल रहे हो, जैसे बेंजीन में घोल रहे हो, तो नहीं घुलेगा या फिर बहुत कम घुलेगा। तो पहला कारक विलय और विलायक की प्रकृति में क्या देखा हमने कि आयनिक अगर यौगिक है तो वो ध्रुवीय विलायक में सरलता से घुल जाएगा, और अगर आपका यौगिक जो है सहसंयोजक है, सहसंयोजक, और सहसंयोजक यौगिक मोस्टली कार्बनिक होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो भी सहसंयोजक होते हैं, बाकी कोई दूसरे यौगिक भी सहसंयोजक हो सकते हैं। तो सहसंयोजक या जो कार्बनिक यौगिक है वो अध्रुवीय विलायकों या हम कह सकते हैं कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। सहसंयोजक या अध्रुवीय यौगिक, इसको भी हम ये कह सकते हैं, जैसे इसको ध्रुवीय यौगिक कहा है तो इसको हम इसको अध्रुवीय यौगिक कह सकते हैं। इसका एक और नाम हो गया हमारे लिए अध्रुवीय यौगिक। कौन है इसमें, जैसे आयोडीन हो गया, है ना। तो आयोडीन, जैसे आयोडीन में क्या है, अध्रुवीय एक सहसंयोजक यौगिक है, या हम कहें एक अध्रुवीय यौगिक है, इसमें कोई दो विपरीत आवेशित सिरे नहीं है। तो आयोडीन जल में नहीं घुलेगा, या जल में इसकी विलेयता हम कहीं कम होगी, लेकिन अगर इसको हम किसी अध्रुवीय विलायक में घोलें, अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, तो ये अध्रुवीय विलायक है। जल ध्रुवीय विलायक है और ये अध्रुवीय विलायक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा। तो समान समान घुलता है। यदि विलय और विलायक दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं तो विलेयता का मान ज़्यादा आएगा, और दोनों अगर अध्रुवीय प्रकृति के हैं, है ना, तो भी विलेयता का मान ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर ये ध्रुवीय और ये अध्रुवीय है, या ये अध्रुवीय और ये ध्रुवीय है, यानी दोनों की प्रकृति विपरीत है, तो विलेयता का मान बहुत कम आएगा। ठीक है, तो ये पहला बिंदु हो गया विलय और विलायक की प्रकृति। दूसरा है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में ताप या ताप का प्रभाव। किस प्रकार ठोस विलय की विलेयता, जो द्रव में हम घोल रहे हैं ठोस को, तो उसको ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो हम जानते हैं संतृप्त विलयन बनाना है किसी ठोस को द्रव विलायक में घोल करके। तो संतृप्त विलयन एक तरह से क्या है, जैसे आपका विलय है ठोस जो घोल रहे हैं आप, अभी तक विलय नहीं है, तो अविलय ठोस प्लस विलायक, यानी ये तो आपका अविलय ठोस है और आपने इसको द्रव विलायक में घोला है। ठीक है, जैसे नमक को आपने पानी में घोला है। तो विलय और विलायक इनके बीच में रिएक्शन होती है, एक तरह से अभिक्रिया के रूप में ले सकते हैं इसको, और क्या बन जाता है, विलयन। बहुत आसान और कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये आराम से समझ में आएगा और इजी भी है। विलय और विलायक को घोला, विलय को विलायक में घोला तो क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलयन बनने की प्रक्रिया में यह एक अभिक्रिया एक तरह से हम देख सकते हैं। विलय और विलायक का आपस में मिलकर के विलयन बनाना एक अभिक्रिया कहलाती है, ये भी एक तरह से अभिक्रिया है। तो अभिक्रियाओं के अंदर क्या होती है, अभिक्रिया की अपनी एक ऊर्जा होती है जिसे बोलते हैं हम अभिक्रिया एंथैल्पी। अभिक्रिया एंथैल्पी जिसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एच से, है ना। तो डेल्टा एच, अब ये अभिक्रिया कौन सी है, विलयन बनाने की, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि डेल एच विलयन। तो विलयन बनाने के लिए ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है विलय और विलायक द्वारा, जो विलयन बनने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह एक प्रकार का प्रक्रम है और प्रत्येक प्रक्रम ऊर्जा में परिवर्तन दर्शाता है। तो यहाँ पर या तो ऊर्जा अवशोषित होगी विलयन बनने की प्रक्रिया में, या क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो मान लो आपने विलय को विलायक में घोला और ऊष्मा क्या हो रही है, मतलब ताप में कमी आ गई। तो ताप में कमी आ गई, इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा यदि अवशोषित हो गई अभिक्रिया के दौरान
दो कंडीशंस बनती है, या तो ऊष्मा अवशोषित हो सकती है। तो किसी प्रक्रम में, किसी अभिक्रिया में यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रम या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच यानी एंथैल्पी में परिवर्तन का जो चिन्ह आता है वो कैसा आता है? ऋणात्मक, नेगेटिव। ध्यान रखने की बात है, 11वीं में पढ़ चुके हैं, बहुत काम का है। उसी प्रकार दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि मान लो विलेय को विलायक में घोला आपने, ऐसा करने पर मान लो तापमान बढ़ गया, है ना। यदि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तापमान बढ़ने का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक। ये प्रक्रम होगा एक्सोथर्मिक, ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा। तो ऐसे में डेल एच का चिन्ह कैसा हो जाएगा? सॉरी, उल्टा ले लिया। ऊष्मा शोषी में है ना जो धनात्मक होता है, ऊष्मा यदि अवशोषित हो रही है तो, और ऊष्मा यदि उत्सर्जित हो रही है किसी प्रक्रम में तो चिन्ह कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने ऊष्माशोषी प्रक्रम को ले लो, NaCl को अगर आपने जल में घोला, ठीक है, तो इसका विलयन बना, और इस विलयन बनने की प्रक्रिया में तापमान में हल्की सी क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऊष्मा अवशोषित हुई यानी तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। तापमान में कमी आएगी तो किसी प्रक्रिया में तापमान में कमी आ रही है, किसी प्रक्रम के अंदर किसी अभिक्रिया में तापमान में कमी आ रही है, इसका मतलब उसको ताप चाहिए, उसने ताप काम में लिया है तो ताप चाहिए उसको। तो ऐसे में यदि आप ताप उसको दोगे, यानी ये प्रक्रम ऊष्माशोषी है और ऊष्माशोषी प्रक्रम में अगर आप उसको ताप दे दोगे तो ताप देने से वो अभिक्रिया और आसानी से होगी, क्योंकि उसको ताप चाहिए और आप उसको ताप दे रहे हो, तो ये फेवरेबल कंडीशन हो गई इसके लिए। तो ऐसे में ताप बढ़ाने पर विलेयता में क्या होगी? वृद्धि, यानी गर्म पानी में नमक और आसानी से घुलेगा। ठंडे में धीरे घुल रहा था, घुल तो रहा था, लेकिन अगर पानी गर्म कर देंगे तो ऊष्मा चाहिए थी घुलने की प्रक्रिया के लिए और ऊष्मा आपने दे दी, तो ऐसे में जो प्रक्रम है, विलेय और विलायक के घुलने की जो प्रक्रिया है, विलायक के अंदर विलेय के घुलने की जो प्रक्रिया है, यानी विलयन बनने का जो प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाएगा, यानी विलेयता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ऊष्माशोषी प्रक्रमों में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है ना। उसी प्रकार दूसरा प्रोसेस है ऊष्मा क्षेपी, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है? विलेय को विलायक में घोलते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी डेल एच नेगेटिव आ रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है मतलब किसी एक ठोस को हमने द्रव में घोला तो तापमान निकाल रहा है, मतलब उसको ताप नहीं चाहिए, है ना। घुलने की प्रक्रिया में घुलेगा तभी जब उसका ताप निकल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप उसको ताप दोगे तो वो घुल इसलिए रहा है क्योंकि ऐसा करने से वो उसके ताप में, मतलब वो अपना ताप उत्सर्जित कर रहा है और आप ऊपर से उसको ताप और दे रहे हो, तो जो घुलने की प्रक्रिया है जिसके अंदर ताप निकल रहा है उसके विपरीत काम होने लग जाएगा। मतलब किसी प्रोसेस में ताप निकल रहा है और आप उसको ताप दे और रहे हो, तो ये अगेन विपरीत प्रक्रिया हो गई। तो ऐसे में जो प्रोसेस हो रही है उसमें रुकावट उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी, तो विलेयता में क्या आएगी? कमी। मतलब प्रक्रम में पहले ही ताप निकल रहा है और आप उसको और ताप दे रहे हो तो वो प्रक्रम नहीं होगा। जैसे कि आप NaOH को, कास्टिक सोडा को अगर आप जल में घोलेंगे, है ना, तो इसमें ताप जो है उत्सर्जित होता है, तो ऐसे में इसको ताप घटाएंगे ना तो विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब ठंडे पानी में जो है NaOH ज़्यादा तेजी से घुलेगा बजाय गर्म पानी के, क्योंकि पहले ही पानी गर्म हो जाता है, उसको डालते ही गर्म हो जाता है। तो अगर आप ठंडा पानी लोगे तो ठंडा पानी ताप को ज़्यादा अपने अंदर समा पाएगा, तो ऐसे में विलेयता में ज़्यादा वृद्धि होगी। तो दूसरा प्रभाव था ताप का। यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी है, विलेय को विलायक में घोलने की प्रक्रिया के अंदर ऊष्मा यदि अवशोषित हो रही है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और अगर प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है यानी ताप उत्सर्जित हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है विलयन का, तो ऐसे में तापमान घटाने पर विलेयता बढ़ेगी और बढ़ाने पर घटेगी। तो ये दो कारक ठोसों की द्रव में विलेयता को मूल रूप से प्रभावित करते हैं। और इसी के साथ ठोसों के द्रव में विलेयता वाला पहला टॉपिक कंप्लीट। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता। तो जिस प्रकार ठोस द्रव में घुलते हैं उसी प्रकार गैसों को भी द्रव में घोला जा सकता है ना। द्रव के रूप में यहाँ पर हम जल लेंगे, यानी गैसों की जल में विलेयता की चर्चा करेंगे। तो हमने देखा है कि जलीय जीव जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जो पानी में रहने वाली मछलियाँ वगैरह है, तो पानी में तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन होती ही नहीं है, तो इसलिए वो कैसे जीवित रहती है? तो ऐसा नहीं है, पानी में भी
ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, यानी गैसें घुली हुई रहती है। आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी है तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी आप जब उसको ढक्कन को खोलते हैं या फिर उस बोतल को हिलाते हैं तो उसमें झाग के रूप में गैस निकलती है CO2। तो इसका मतलब द्रवों के अंदर गैसों को घोला जा सकता है, यानी कम या ज़्यादा मात्रा में जल के अंदर गैसें विलय होती है और क्या बनाती है, वास्तविक विलयन। क्योंकि आप गैस जो घुली हुई है उसको आप देख नहीं सकते जल के अंदर, तो यानी क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। तो इस तरह से गैस की द्रव में जो विलेयता है, यानी जो गैसें द्रव में या जल में घुल रही है, उसको कौन कौन से कारक यहाँ पर प्रभावित करेंगे। मुख्य बिंदु हमारा यही है कि कौन कौन से कारकों से ये चीज़ प्रभावित होती है, जो द्रव के अंदर गैस की विलेयता है वो किस किस कारक से प्रभावित होती है। इसमें एक छोटी सी परिभाषा और है, अवशोषण गुणांक। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन है। अवशोषण गुणांक क्या है, तो स्थिर ताप पर गैस का सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। ये दोनों ही आयतन की इकाइयां हैं। यानी कोई अगर बॉक्स लें आप जिसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर हो, तो उसके अंदर जो द्रव आएगा उसका आयतन 1 ml होगा। अब 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें कितना द्रव आ रहा है, 1 ml, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml क्या है, बराबर है। तो इसलिए जिस प्रकार 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब या हम कह सकते हैं ml में आयतन, गैसों के लिए मोस्टली द्रव्यमान यूज में ना लेकर के आयतन यूज में लेते हैं, ठीक है। ठोसों के लिए द्रव्यमान और गैस और द्रव के लिए आयतन यूज में लेते हैं। तो किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब या हम कह सकते हैं 1 ml जल में घुला हो या द्रव में घुला हो, उस गैस का क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक। कोई गैस है जो 1 ml, आपने 1 ml पानी लिया तो उस 1 ml पानी में कोई गैस कितनी मात्रा में घुली हुई है, और वो मात्रा किसके रूप में लेनी है आपको, वो भी ml के रूप में ही लेनी है। तो जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस 0.1 ml होती है, किसमें, 1 ml पानी में। किसी 1 ml पानी के अंदर 0.1 ml ऑक्सीजन गैस घुली हुई है, तो ऑक्सीजन गैस का अवशोषण गुणांक क्या हो जाएगा, 0.1, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है जो मान लो 0.3 ml घुली हुई है 1 ml जल में, तो नाइट्रोजन का अवशोषण गुणांक ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 0.3 ml। तो अवशोषण गुणांक मतलब ml में किसी गैस का आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला है, उस गैस का क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक एक छोटा सा टॉपिक था विलेयता को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में नहीं लेते, आयतन के रूप में लेते हैं। अब हम इसको प्रभावित करने वाले कारक लेंगे, तो पहला ले लेते हैं हम गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, तो ऐसी गैसें जो विलायक के साथ क्रिया कर लेती हैं, है ना, या विलायक में आयनित हो जाती है, वो गैसें दूसरी गैसों की तुलना में क्या होगी, अधिक विलेय होगी। जैसे हम बात करें CO2 गैस है, CO2 गैस को अगर आप जल में घोलेंगे तो अगर ये नॉर्मल गैस होती है और जल से क्रिया नहीं करती तो विलेयता कम आती है, लेकिन CO2 जल से क्रिया भी कर लेती है और क्या बना लेती है, H2CO3 से कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। तो यहाँ पर एक यौगिक बन गया, है ना। तो इस तरह से ये दोनों, मतलब विलेयता में तो क्या होता है, एक तरह से आकर्षण होता है विलायक और विलेय के बीच में, और उस आकर्षण बल के माध्यम से विलेय विलायक के साथ जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अभिक्रिया होकर के पदार्थ ही बन गया, है ना। तो जब जो आपके द्वारा घोली जा सकने वाली गैस है, यदि वो विलायक से क्रिया कर ले तो ऐसे में उसकी विलेयता ज़्यादा आती है। आपने HCl को घोला जल में, है ना, तो HCl को घोलने पर जल में HCl क्या हो जाता है, HCl गैस जल में आयनित हो जाती है। H+ और Cl- और H+ जो है वो जल के साथ H3O पॉजिटिव के रूप में रहेगा, उससे कोई काम नहीं, लेकिन आयनित हो गया, अपने H+ आयनों को रिलीज कर दिया इसने, Cl- और H+ आयन में टूट गई HCl गैस। तो या तो आयनित हो जाए या क्या हो जाए, क्रिया करके कोई नए यौगिक का निर्माण कर ले। ऐसी गैसें दूसरी सामान्य गैसों जैसे O2 है, वो जल से कोई क्रिया नहीं करती, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। नाइट्रोजन है वो जल से कोई क्रिया नहीं करती। तो सामान्य गैसें जो कि विलायक के साथ क्रिया नहीं करती है, उनकी तुलना में वो गैसें जो विलायक के साथ या तो क्रिया कर ले या उसमें क्या हो जाए, आयनित हो जाए,
वो आयनित होने वाली और अभिक्रिया करने वाली गैसों की विलेयता दूसरी गैसों की तुलना में बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। मतलब इनका अवशोषण गुणांक इन गैसों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अमोनिया गैस है ना, अमोनिया जल में घुल जाएगी और क्या बना लेगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्षार का निर्माण कर लेगी। तो ऐसी गैसें बहुत अधिक विलेय होती है। तो इनके अवशोषण गुणांक को अगर हम देखें तो NH3 की से सबसे ज़्यादा हो गई, फिर जैसे HCl की हो गई, फिर इसमें CO2 की हो गई, फिर इसमें N2 की हो गई और फिर O2 की होगी। तो इस तरह से ये विलेयता का क्रम है। सबसे ज़्यादा विलेयता किसकी आ रही है, अमोनिया की। क्यों? क्योंकि ये जल के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करने के यौगिक का निर्माण। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो गैसें अभिक्रिया कर रही है उनकी विलेयता ज़्यादा है, और जो अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं, अध्रुवीय गैसें एक तरह की जल के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रही, उनकी विलेयता के मान, या हम कहें अवशोषण गुणांक के मान क्या आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। तो गैस की प्रकृति के बाद अगला टॉपिक लेते हैं प्रकृति। जैसे वहां पर लिया था वो भी एक ही चीज है, जैसे ठोसों में लिया था विलेय और विलायक की प्रकृति। तो विलेय तो कौन है, गैस, विलायक कौन है, द्रव। तो सेम नेचर के अगर हैं, जैसे विलेय यानी गैस कैसी है, ध्रुवीय है, और विलायक भी कैसा है, ध्रुवीय है, तो विलेयता के मान बहुत ज्यादा आएंगे, आसानी से घुल जाएगी। गैस ध्रुवीय का मतलब जैसे HCl गैस ध्रुवीय गैस है, जल एक ध्रुवीय विलायक है और घुल जाती है, आसानी से टूट जाती है ना, H+ और Cl- आयनों में, तो विलेयता का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर हम इस HCl को किसमें घोलें, विलायक चेंज कर दें, विलायक अध्रुवीय ले ले, जैसे कि बेंजीन ले लिया, तो विलेयता के मान बहुत कम, नगण्य या फिर बिल्कुल भी मतलब शून्य प्राप्त होंगे। तो विलेय और विलायक की प्रकृति समान होती है तो विलेयता ज़्यादा, और विलेय और विलायक की प्रकृति अगर विपरीत है तो विलेयता क्या आएगी, कम होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसा वहाँ पर था, ठीक है। इसके बाद आता है ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में क्या हो जाएगा, तो किसी भी रिएक्शन पर ताप के प्रभाव को लाशातेलिए ने बताया था। जैसे अभी हमने ताप का प्रभाव देखा था ना, वो भी लाशातेलिए के द्वारा ही था। अभी ठोसों की द्रव में विलेयता जो पड़ी थी उसमें जो ताप का प्रभाव था वो भी लाशातेलिए ने ही उसकी व्याख्या की थी। यहाँ पर भी जो वैज्ञानिक है लाशातेलिए, उसने गैसों की द्रव में विलेयता को भी स्पष्ट इन्होंने ही किया। तो लाशातेलिए क्या कहते हैं कि ऊष्माशोषी प्रक्रम जो होते हैं, जस्ट अभी जो पढ़ा था वही चीज है, अलग लैंग्वेज में, ऊष्माशोषी प्रक्रमों में, मतलब जो अभिक्रिया ऊष्माशोषी है उन प्रक्रमों में ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो वो प्रक्रम तेजी से होता है, मतलब सरलता से संपन्न होगा, उसमें आसानी, मतलब वो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी उसके लिए। और अगर प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो ऐसे प्रक्रमों में अगर आपने ताप बढ़ाया तो वो जो प्रक्रम हो रहा है, वो जो अभिक्रिया हो रही है, उसकी गति कम हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। तो यहां पर भी हम लाशातेलिए का नियम लगाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, वहां पर तो क्या था कि ठोस को द्रव में यदि आप घोल रहे हैं, तो ठोस को द्रव में घोलने पर यदि ताप बढ़ रहा है तो विलेयता घटेगी ताप बढ़ाने पर, और ताप अगर कम हो रहा है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। लेकिन यहां पर मोस्टली गैस प्लस द्रव जो घुल करके जो विलयन बना रहे हैं, गैस का द्रव के साथ जो विलयन बना वो मोस्टली क्या होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब इस प्रक्रम में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऐसे में यदि आपने ताप बढ़ाया तो विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। इसकी व्याख्या हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी द्रव के अंदर या विलायक के अंदर गैस घुली हुई है, ठीक है, तो अगर आपने तापमान दिया उसको, विलयन को, तो ताप देने पर द्रव और गैस दोनों के अणुओं को क्या मिलेगी, गतिज ऊर्जा। तो गैस के अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलेगी, तो गतिज ऊर्जा मिलने पर गैस के अणु द्रव की सतह को छोड़कर क्या करना चाहेंगे, जाना चाहेंगे। तो गैस के अणु द्रव को छोड़कर जाना चाहेंगे, मतलब विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, घटती है। अब इसमें एक अपवाद है, हाइड्रोजन व हीलियम गैस। इन गैसों को जब आप जल में घोलते हैं तो ये प्रक्रम कैसा प्राप्त होता है, ऊष्माशोषी, मतलब तापमान में कमी होती है। उल्टा हो गया प्रक्रम, ऊष्माशोषी हो गया। तो हम जानते हैं लाशातेलिए क्या कहते हैं कि ऊष्माशोषी यदि प्रक्रम है
तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता में वृद्धि होगी। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अगर आप घोल रहे हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ये थोड़ा अपवाद है, इसका ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी अन्य सभी गैसें द्रव के साथ घुलकर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दर्शाती हैं और ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता में कमी आती है, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है अणुओं की, तो गैस के अणु द्रव की सतह को छोड़कर जाने लगते हैं, विलेयता में कमी आती है। तो ये था ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव अगर आप गैस के लिए देख रहे हैं तो दाब को स्थिर रखना है आपको, क्योंकि गैसें ताप दाब इनसे प्रभावित होती है। तो ताप के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं तो दाब को स्थिर रख के चलना है। और अगला हम जो पढ़ेंगे चौथा, दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव यदि गैसों पर पड़ना है, गैसों की विलेयता पर, तो हमें ताप को स्थिर लेके चलना पड़ेगा। दाब को हम द्रवों और ठोसों के लिए नहीं लेते, क्योंकि द्रव और ठोस जो है दाब से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वो असंपीड्य होते हैं लगभग। तो ठोस पर भी आप दाब लगाओगे तो उसके आकार आकृति आयतन अपरिवर्तित रहते हैं और द्रवों में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो दाब के प्रभाव को हम ठोसों और द्रवों के लिए बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन जहां भी गैस वाला टॉपिक आ गया वहां पर दाब एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। इसलिए यहां पर हम चौथा टॉपिक जो दाब है, दाब का प्रभाव गैसों की द्रव में विलेयता पर, उसको भी लेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक दाब, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। दाब बहुत ज़्यादा गैसों की विलेयता को प्रभावित करता है किसी द्रव के अंदर। तो दाब का प्रभाव देखना है तो सीधी सी बात है, ताप को क्या रखना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा। तो दाब बहुत अधिक प्रभावित करता है। और दाब के प्रभाव को, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को सर्वप्रथम हेनरी ने स्पष्ट किया। हेनरी ने इसकी व्याख्या की और उन्होंने एक नियम दिया जिसका नाम है हेनरी का नियम। तो क्या कहते हैं हेनरी? हेनरी कहते हैं कि स्थिर ताप पर, ताप को स्थिर रख करके किसी विलायक के इकाई आयतन में, जिसके अंदर आपको गैस घोलनी है, उस विलायक का आयतन आपको स्थिर लेना है, इकाई लेना है। जैसे 1 लीटर ले लिया है ना, तो इकाई आयतन में कितनी गैस घुल रही है, तो विलेय गैस की जो मात्रा है वो विलायक की सतह पर, साम्य अवस्था मतलब अब विलेय और विलायक दोनों एक दूसरे के साथ साम्य में है, घुलने की प्रक्रिया रुक चुकी है ना, तो साम्य अवस्था पर गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ये कोई पात्र है जिसके अंदर एक द्रव है यानी विलायक है, उसके अंदर गैस को घुला जा रहा है ना, तो गैस जो घुलेंगे हम, उस गैस के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर विलायक के इकाई आयतन, आयतन ले लिया इकाई आयतन, तो गैस, विलेय जो गैस है, जो गैस घोल रहे हैं उसकी मात्रा, कितनी मात्रा वो घुलेगी, वो किस पर डिपेंड करता है कि विलायक की सतह पर गैस के द्वारा जो दाब लग रहा है, गैस जो है वो गैस के अणु विलायक की सतह पर जितना दाब लगा रहे हैं उसके समानुपाती होगी क्या, उस गैस की विलेयता। आपको पता है कि जो ही हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो गैस तेजी से निकलती है, यानी कि उसके अंदर जो वो गैस भरी हुई है CO2 गैस, वो बहुत ज्यादा दाब लगा करके भरी हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस के अणु उस द्रव में घुल सके। और जो ही दाब आप कम करेंगे गैस के अणु द्रव को छोड़ करके जाना चाहेंगे, इसलिए आपको गैस निकलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में जितना ज्यादा गैस का दाब होगा उस द्रव के अंदर उस गैस के अणु उतने ही ज्यादा समाएंगे, यानी विलेयता उतनी ही ज्यादा आएगी। यानी विलेयता को अगर हम रिप्रेजेंट करें, कैसे करें, तो आपने कह दिया जैसे द्रव के इकाई आयतन में, स्थिर ताप पर द्रव के इकाई आयतन में घुलने वाली विलेय या गैस की मात्रा है, जो गैस का भार है, विलेय गैस का भार, या हम कह सकते हैं द्रव्यमान जो m है, वो गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब है P, उसके क्या होता है, समानुपाती। क्योंकि यही तो लैंग्वेज है, विलेय गैस की जो मात्रा है, मात्रा को हमने द्रव्यमान के रूप में ले लिया, तो गैस द्वारा लगाया गया जो दाब है उसको हमने P से रिप्रेजेंट किया, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी M प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, अब यहां पर आप समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो वही नियतांक लगाएंगे, लेकिन हेनरी के नियम को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते। हेनरी का नियम जो है केवल एक गैस के लिए ही नहीं, अपितु एक से अधिक गैसें अगर है तो उनके लिए लागू होता है। मान लो आप वायु को इस विलायक में घोल रहे हैं, तो वायु में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, CO2 भी होगी, और सभी गैसों की मात्राएं अलग अलग है, सभी की सेम नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में अलग है तो मात्रा अलग है, तो उसका दाब भी अलग है। नाइट्रोजन की मात्रा अलग है, CO2 की मात्रा अलग है। तो ऐसे में बहुत सारी गैसें जब किसी मिश्रण में उपस्थित है तो एक गैस के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, उसका आंशिक दाब। एक शब्द सुना होगा आपने 11वीं क्लास में, आंशिक दाब। तो टोटल दाब मान लो 1 ATM है, या हमने ले लिया ऐसे 10 ATM, तो 10 ATM में जब मान लो जो गैस जितनी ज़्यादा मात्रा में होगी उतना ही उसका क्या होगा, आंशिक दाब। जैसे मान लो ऑक्सीजन का कितना है, 3 ATM है, नाइट्रोजन का मान लो
4 ATM है ना, 4 या 6 ATM है, और CO2 का 1 ATM है। तो अलग अलग दाब है सबके, तीनों के, ठीक है। तो अलग अलग दाब है, तो जिसका जितना ज़्यादा दाब है ना, उतना ही उस गैस की द्रव में क्या होगी, विलेयता होगी, है ना। जैसे ऑक्सीजन का 3 है, तो 3 के हिसाब से ही, तो 3 क्या है वास्तव में इसका आंशिक दाब, क्योंकि टोटल दाब तो गैस का 10 ATM है। जो आपने गैस ऊपर ली है द्रव के, वो तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 का मिश्रण है। तो मिश्रण का दाब जो होता है उसको हमने लिया है, और मिश्रण में किसी एक गैस के दाब को क्या बोलते हैं हम, उस गैस का आंशिक दाब। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी घुलेगी तो वो डिपेंड करता है उसके आंशिक दाब पे, कुल दाब पे नहीं, आंशिक दाब पे, है ना। तो एक से अधिक गैसें यदि द्रव की सतह पर दाब लगा रही हैं, तो किसी पर्टिकुलर एक गैस का की जो विलेयता है, आपको किसी पर्टिकुलर एक गैस के लिए पूछा है कि इस गैस की विलेयता किससे प्रभावित होगी, किस पर निर्भर करेगी, तो उस गैस की जो विलेयता है वो उसके आंशिक दाब पर, यहां पर दाब की जगह क्या शब्द यूज में लेंगे, आंशिक दाब। और ये जो भार शब्द यूज में लिया, उसकी जगह हम एक दूसरा शब्द यूज में लेंगे जिसको बोलते हैं मोल अंश। क्यों? क्योंकि अलग अलग गैसें हैं, तो अलग अलग जो मिश्रण है गैसों का, उसमें प्रत्येक गैस के मोल अलग अलग हैं। तो ऐसे में किसी एक गैस का हिस्सा निकालना है, तो उस हिस्से को हमने अभी मोल अंश से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर हमें किसी गैस की विलेयता को, यानी कितनी घुल रही है, तो पहले तो हमने अगर एक गैस लिए तो आपने विलेयता को किसके रूप में लिया, द्रव्यमान के रूप में। भाई कितनी गैस घुल रही है तो उस गैस का द्रव्यमान लेंगे आप। लेकिन अगर एक से अधिक गैसें हैं, तो किसी एक गैस की विलेयता को रिप्रेजेंट करने के लिए कि द्रव के अंदर वो एक गैस कितनी मात्रा में घुल रही है, तो उस विलेयता को रिप्रेजेंट करेंगे मोल अंश के द्वारा, x के द्वारा। तो यहां पर सेम रहेगा, अगर एक से अधिक गैसें हैं तो बस क्या बदलेगा, भार की जगह आ जाएगा मोल अंश, और जो गैस का दाब था वहां उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, गैस का आंशिक दाब। इसको भी हम जैसे P से ही कर देते हैं रिप्रेजेंट, स्मॉल p ले सकते हैं। तो लैंग्वेज वही बन के आएगी। यहां पर m प्रोपोर्शनल टू p था, और यहां पर x प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, p। यहां पर x क्या है, जिस गैस की विलेयता की बात कर रहे हैं उस गैस के मोल अंश, और p क्या चीज है, उस गैस का आंशिक दाब। लेकिन इसको हम सूत्र के रूप में ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना। जो हेनरी ने जो फॉर्मूला दिया, जो नियतांक वगैरह दिया, उसमें थोड़ा उल्टा कर दिया। आप जैसे ये है कि x समानुपाती है y के, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि y समानुपाती है x के। भाई x का मान बढ़ेगा तो y का भी बढ़ेगा, या हम ये कह दें y का मान बढ़ेगा तो x का भी बढ़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो यहाँ पर x समानुपाती है p के, यानी गैस के मोल अंश उस गैस के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। लेकिन इस तरह से हम इसको ना बोल करके, लैंग्वेज में तो यही है, लेकिन हम इसको दूसरे तरह से, सूत्र के रूप में इसको दूसरे तरह से लेते हैं कि किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है, उस द्रव की सतह पर जो गैस का आंशिक दाब लग रहा है, वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, p प्रोपोर्शनल टू x। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, जिसको या तो आप k बोल दो, या स्मॉल एक छोटा सा h भी लगा सकते हैं, kh। यहाँ पर kh क्या है, ये है हेनरी स्थिरांक, है ना। तो गैस की विलेयता सिंपल शब्दों में, वैसे देखा जाए तो इतनी लंबी लैंग्वेज तो केवल समझने के लिए, सिंपल शब्दों में देखें तो किसी गैस की जो विलेयता होती है वो गैस के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए आंशिक दाब, एक से अधिक गैसें हैं तो आंशिक दाब शब्द यूज में ले लेते हैं, बाकी दाब भी बोल सकते हैं आप, गैस के कणों के द्वारा उस विलायक या उस द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब है उसके समानुपाती होगा किस, कौन, गैस की विलेयता। कितनी गैस घुलेगी डिपेंड करता है कि उस गैस के द्वारा कितना प्रेशर द्रव की सतह पर लगाया जा रहा है। जितना ज़्यादा दाब लगेगा गैस के अणु उतना ही ज़्यादा विलायक के अंदर समाएंगे और विलेयता के मान उतने ही ज़्यादा आएंगे। और इसको एक दूसरे रूप में लें तो गैस की विलेयता, गैस विलेयता को हमने मोल अंश से रिप्रेजेंट किया, जो कि उस गैस के आंशिक दाब के क्या होगी, समानुपाती। तो ये गैस का आंशिक दाब है और ये है उस गैस के मोल अंश। तो यहाँ पर क्या निकल गया, P प्रोपोर्शनल टू आया x, है ना, और P बराबर क्या हो गया, KH x, और यहाँ पर KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। तो अगर आप ऐसे वो बनाएं आरेख, आंशिक दाब और किसके बीच में, मोल अंश के बीच में, तो कैसा आ जाएगा, ये आंशिक दाब है, सरल रेखीय, है ना। समानुपाती का ग्राफ सरल रेखीय होता है और इसकी ढाल किसको रिप्रेजेंट करेगी, KH को। जो ढाल होगी, है ना, m tan थीटा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, KH को। ठीक है, तो इस तरह से। तो ये गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हमने क्या लिया, हेनरी का नियम लिया, जिसमें बस ये इतना सा फॉर्मूला आपको याद करना है कि गैस का आंशिक दाब है
और उनकी एक गैस का मोल अंश है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती, और समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमने क्या लगाया, नियतांक, जिसको बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी का नियम कब लागू होगा? तो हेनरी का नियम किसी विलयन के ऊपर लागू करने के लिए कुछ सीमाओं को फॉलो करना पड़ता है। एक तो जो आपका गैस है वो उस विलायक के साथ कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, मतलब ना तो उसमें आयनित होनी चाहिए, ना ही उसमें संगुणित होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए और जुड़नी नहीं चाहिए, और उसके साथ रिएक्शन भी नहीं करनी चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो रूल्स मतलब होगा से विलेयता तो बढ़ेगी, लेकिन जिस कंपैरिजन में बढ़ रही है, जो नियम के हिसाब से जो हम लेके चल रहे हैं समानुपाती, वो समानुपाती के हिसाब से नहीं होता है फिर। तो दाब बहुत ज़्यादा ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस के कण जो है विलायक के साथ रिएक्शन नहीं करने चाहिए, क्रिया नहीं करनी चाहिए, और विलयन तनु होना चाहिए, मतलब उसमें गैस बहुत थोड़ी घोली हुई हो, ज़्यादा मात्रा गैस की ना हो, तभी हेनरी का नियम एप्लीकेबल होता है। तो ये हेनरी का नियम हो गया, और गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक भी कंप्लीट हो गए। तो ये टॉपिक हमारा हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक हम द्रव द्रव विलयन लेंगे, मतलब जिसके अंदर दो ध्रुवों को घोल रखा है, और फिर उनके लिए एक वाष्प दाब वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।